असल ज़िंदगी में रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है वो 2007 में सिखाया। 525, 527 का जेपी एसोसिएट जब गिरना शुरू हुआ था तो सीधा ₹70 पे आके रुका था। पैसा बड़ा बनाने के लिए 10-20 हज़ार रुपए से काम नहीं चलेगा, 50,000 लाख रुपए कम से कम एक ही स्टॉक में लगाएँगे, ताकि ये बड़ा बनाएँ। आप जब डेली अपना पोर्टफोलियो देखते हो और आप देखते हो कि यार 3% अप, 4% अप, तो आपको लगता है यार यू आर द चैंपियन। आज चाहे कोई कितना भी कह ले कि ट्रेडिंग से बहुत पैसा बनता है, बिल्कुल दोस्त, पैसा तो बनता है, बट जब जाता है तो उस पैसे के साथ साथ सारी हसरतें भी लेके जाता है। जब इरादे मजबूत और मंजिलें साफ हो तो रास्ते रुकावट नहीं, साथी बन जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सचिन जैन है। मैं मैनेजिंग पार्टनर हूँ स्क्रिपबॉक्स, जो कि एक डिजिटल वेल्थ मैनेजमेंट फर्म है, और हमारा मिशन है कि हम कम से कम 10 लाख लोगों को फाइनेंशियल सिक्योरिटी यानी कि वित्तीय सफलता की तरफ ले जा सकें। बट मेरा परिचय ये नहीं है। मेरा परिचय मेरे शहर लखनऊ से है। एक जॉइंट फैमिली, एक लोअर मिडिल क्लास जॉइंट फैमिली से, जहाँ एक छोटे से घर में 18 लोग रहते थे, वहाँ मेरा जन्म हुआ और वहाँ से मेरी कहानी शुरू हुई। किस्मत ने बहुत साथ दिया, लोगों ने बहुत मदद करी। माँ-बाप ने हमेशा ये चाहा कि हमारे बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले और शिक्षा से ही हमारा आगे कुछ बेहतर हो सकता है। उस इरादे से, अच्छे दोस्तों की संगति से मैं अच्छे स्कूलों में पढ़ा, और शुरू से ही मुझे फाइनेंस का बहुत शौक था। शायद वित्तीय अभाव ही आपकी इंटरेस्ट का पार्ट बन जाता है, और मैथ्स और अकाउंट्स में हमेशा से मैं स्ट्रांग रहा, तो इस वजह से मेरा चाव स्टॉक मार्केट की तरफ शुरू से ही काफ़ी स्ट्रांग था। और 2003 में फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, एमबीए करने के बाद मैंने जब पहली जॉब मेरी एचडीएफसी बैंक में लगी, 18,000 रुपये की तनख्वाह थी, मुझे आज भी याद है। और बाकी खर्चे वगैरह हटाने के बाद हार्डली कुछ पैसा बचता था जिससे हम कोई निवेश कर सकें। बट एक बात तय थी कि घर से पैसे नहीं लेने हैं, और जो भी करना है अब आगे की जर्नी खुद जंग लड़नी है। धीरे धीरे छोटा मोटा फिर भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर लेना। उस टाइम पे मुझे याद है, भारती एयरटेल का आईपीओ आया था, 30 रुपए का स्टॉक था। तब हम नए नए एमबीए कर रहे थे। वो उस आईपीओ में पहली बार पैसा लगाया था और अच्छा पैसा बना था। कुछ म्यूचुअल फंड के एनएफओज आए थे, जैसे कि टाटा पी फंड करके एक फंड आया था, 10 रुपए का एनएवी था। और वो जो स्टॉक मार्केट की जर्नी थी वो बहुत अट्रैक्टिव थी, क्योंकि हर दूसरे तीसरे महीने के अंदर ही आप 20-20, 30-30% की रिटर्न बना रहे थे एक म्यूचुअल फंड के एनएफओ में। और एचडीएफसी बैंक से तब तक मैं एबीएन एमरो बैंक पहुंच चुका था, और ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स की मुझे सैलरी हाइक मिली थी। और अब मुझे लगता था कि मैं बहुत जल्दी बहुत सारा पैसा बना सकता हूँ। और कब में 2,000-3,000 रुपए की एसआईपी 10-20 हज़ार रुपए की एक सिंगल स्टॉक इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट हो गई, पता ही नहीं पड़ा। और बहुत मज़ा आता था, क्योंकि अ, आप समझिए कि अ, आपने कोई भी स्टॉक ले लिया उस टाइम पे, तो एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, ये सब तो लगता था कि ये तो आम आदमी के लिए है। अगर आपने इन्वेस्ट करना है तो आईवीआरसीएल, जेपी एसोसिएट्स, पुंज लॉयड, यूनिटेक, अ, मतलब अनगिनत नाम हैं। उस टाइम पे इंफ्रास्ट्रक्चर की एक तरीके से बूम थी। और मतलब मुझे याद है कि आईवीआरसीएल 30-32 रुपए में लिया हुआ स्टॉक 90 रुपए हो गया। जेपी एसोसिएट मैंने 70 रुपए से ख़रीदना शुरू करा था, वो 525 तक गया। यूनिटेक कभी ऐसे ही 20-22 रुपए में लिया था, वो 250 रुपए का स्टॉक हो गया। तो ये समझ में आने लगा कि अभी पैसा बड़ा बनाने के लिए 10-20 हज़ार रुपए से काम नहीं चलेगा, 50,000 लाख रुपए कम से कम एक ही स्टॉक में लगाएँगे, ताकि ये बड़ा बनाएँ। मतलब यू नो
करोड़पति बनना है तो अब यहीं से बनना है। और दैट वाज़ अ साइज़ेबल पार्ट ऑफ माय सेविंग्स। मतलब एक तरीके से एक 40-50 हज़ार रुपए महीने की तनख्वाह में आप प्रैक्टिकली जो भी बचा रहे हो 2-3 महीने में ले जा करके, चाहे वो म्यूचुअल फंड एसआईपी में करके या बैंक अकाउंट में आपका कुछ बोनस आ रहा है, आपका कुछ इंसेंटिव आ रहा है, वो सब कुछ आप एक सिंगल स्टॉक पे कमिट करते जा रहे हो और बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि वो आप जब डेली अपना पोर्टफोलियो देखते हो और आप देखते हो कि यार 3% अप, 4% अप, तो आपको लगता है यार यू आर द चैंपियन। आप बॉन्ड हो और यू हैव अराइव्ड डेफिनेटली। एंड आई थिंक 2007 वाज अ टिपिकल टर्निंग पॉइंट ऑफ माय लाइफ, बिकॉज़ 2007 में ना सिर्फ ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुई थी, बट 2007 में एक्चुअली मेरी शादी हुई थी। और 2007 में ही मैंने अपने करियर का एक बड़ा मूव लिया था, बिकॉज़ एबन एमरो बैंक में अच्छी परफॉर्मेंस के बाद मैं सिटी स्मिथ बानी, व्हिच वाज़ काइंड ऑफ अ स्टार्टअप, मैंने जॉइन करा था। एंड अगेन एट अ वेरी गुड सैलरी पैकेज, बहुत एस्पायरिंग। और स्मिथ बानी वाज़ एक्चुअली सेटिंग अप द स्टॉक ब्रोकिंग बिजनेस इन इंडिया। तो लग रहा था कि यार एवरीथिंग इज़ जस्ट इन द राइट पाथ। बट एज़ लक वुड हैव इट, रिस्क मैनेजमेंट के बारे में किताबों में पढ़ा था और हमेशा क्लाइंट्स के सामने बात करी थी, बट असल ज़िंदगी में रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है वो 2007 में सिखाया। क्योंकि 2007 में जब स्टॉक मार्केट टूटना शुरू हुई थी, तो मुझे आज भी याद है कि नई-नई आपकी शादी हुई है, आपके ऊपर खर्चों का भरमार लगा हुआ है और घर से आप पैसे माँग नहीं सकते हो। कंपनी के अंदर नौकरियाँ जा रही हैं, क्योंकि वो एक ऐसा टाइम था जहाँ पे पिंक स्लिप्स इंडिया में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुई थी। उससे पहले सैकिंग नहीं होती थी, बट दैट वाज़ द पीरियड जब आपको पता नहीं है कि आज आप ऑफ़िस जा रहे हो, आपको वो आपका सामान लेके वापस भेज देंगे या आपको ऑफ़िस के अंदर एंट्री मिलेगी। क्या आपका स्वाइप वाला कार्ड काम करेगा या आज काम नहीं करेगा? एंड यहाँ घर में एक अलग ही माहौल हो रखा है, जहाँ पे नई उम्मीदें हैं, नई एस्पिरेशंस हैं। और पोर्टफोलियो का तो आप साहब क्या ही पूछिए, कि ना ही देखो तो बेहतर है। बिकॉज़ 525 527 का जेपी एसोसिएट जब गिरना शुरू हुआ था तो सीधा ₹70 पे आके रुका था। आईवीआरसीएल तो मैं और मेरे क्लाइंट्स का जो पैसा उसमें डूबा, आई हैव मतलब आई कांट इमेजिन कि वो हर रात हर क्षण वो क्या होता था। एंड प्रैक्टिकली एवरी पेनी वाज लॉस्ट। आपको ये पता है कि अब आप अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से शुरू करने वाले हो, विथ फ्रैंकली नथिंग इन योर पॉकेट। सो अगेन, क्योंकि रेज़िलियंस थी, किस्मत ने हमेशा हमेशा साथ दिया और कभी हार ना मानना, ये हमने एक छोटे शहर से आने से हमें ये ज़रूर विरासत में मिलता है कि कुछ भी हो जाए, हार नहीं माननी है, लड़ना है और आगे बढ़ना है। तो अ, सबसे पहले तो ये था कि नौकरी को बचाना बहुत ज़रूरी है भाई। अगर तनख्वाह आती रहेगी तो कम से कम बाकी चीज़ें कंट्रोल में रह सकती हैं। तो सिटी से निकले, स्टैंडर्ड चार्टर्ड में आ गए। आई वाज़ लकी इनफ टू गेट होल्ड ऑफ स्टैंडर्ड चार्टर्ड प्राइवेट बैंक। और करियर में भी शिफ्ट लिया, फ्रॉम बीइंग अ फ्रंट एंड रिलेशनशिप मैनेजर और अ फाइनेंशियल एडवाइज़र, आप इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी एक सपोर्ट रोल में गए। और ये था कि हाँ, कोई बात नहीं, ये एक लर्निंग एक्सपीरियंस है। ये जो भी पैसा गया भी है वो एक मेरी ट्यूशन फ़ीस है और दोबारा से शुरू करना है। यहाँ पर अगेन गोइंग बाय द बेसिक्स, इंश्योरेंस को मैंने बहुत अच्छे से यूज़ किया, बिकॉज़ मुझे ये लगा कि इतनी वोलेटिलिटी है मार्केट के अंदर और आए दिन कोई ना कोई न्यूज़ आ रही थी कि इसकी नौकरी चली गई, किसी की जान चली गई, किसी ने सुसाइड कर लिया। तो ये लगता था कल को अगर मुझे कुछ हो गया, तो आज अभी नई-नई शादी के बाद व्हाट विल हैपन? हू विल टेक केयर ऑफ माय फैमिली? और बिकॉज़ एज वाज़ ऑन माय साइड, 8 साढ़े 8 हज़ार रुपए
के प्रीमियम पे मैंने करोड़ रुपए का इंश्योरेंस प्लान ले लिया। मुझे लगा इट्स वेरी वेरी अफोर्डेबल। ऑल सेड एंड डन, मैं रहूँ ना रहूँ, एटलीस्ट मेरी फैमिली एक सिक्योर्ड लाइफ ज़रूर गुजर बसर कर सकती है। एटलीस्ट देयर फाइनेंशियल ट्रॉमा विल बी टेकन केयर ऑफ। और तब मुझे याद है रिटायरमेंट प्लानिंग हम सब ने सीखी है, एक बेसिक फंडा है, सिंपल फार्मूलेज हैं, बट उसको इस्तेमाल कैसे करना है वो मैंने तब सीखा। जो हमारे घर के खर्चे थे कुछ 30-40 हज़ार रुपये महीना, मुझे याद है कि अगर उतना घर चलाना है, उसकी ज़रूरत पूरे करने के लिए आपको 3 करोड़ रुपए तो चाहिए ही चाहिए कि आप 3 करोड़ रुपए लेकर के आप एक फिक्स्ड डिपॉजिट में भी डाल दोगे तो उससे जो आपको इंटरेस्ट आएगा, आपका घर आराम से चल सकता है। सो आई बॉट लाइफ इंश्योरेंस एंड दैट वाज़ अ वेरी बिग, आई वुड से, सपोर्ट फॉर मी इमोशनली, बिकॉज़ वो प्लान लेने के बाद मुझे ये पक्का था कि यार कुछ भी हो जाए, घर चलता रहेगा, उधर कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड देन आई ऑल्सो रियलाइज कि लाइफ में रिस्क लेना है, बट उसके साथ साथ कुछ एस्पेक्ट्स हैं जिन पे किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। सो 2009 में जब मेरी पहली बेटी पैदा हुई, तो मुझे ये क्लियर था कि असली मायने में मेरी एसआईपी आज शुरू हो रही है। और ये ज़रूर मैं देख रहा था कि कॉस्ट ऑफ एजुकेशन बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है। और उस टाइम पे मेरे लिए ये प्लान करना कि 50 लाख 1 करोड़ रुपए मैं अपने बच्चे की एजुकेशन के लिए प्लान कर सकूं, जब उसी टाइम पे मैं अपने घर के लिए और अपना घर खरीदने के लिए, अपनी बाकी ज़रूरतों के लिए इनफ सेविंग्स नहीं कर पा रहा था, बहुत मुश्किल था। बट आई स्टिल स्टार्टेड विद अ स्मॉल 10,000 रुपीज़, थिंकिंग कि 25-50 लाख रुपए जोड़ लेंगे तो कम से कम एक बेसिक एजुकेशन को हम प्रोवाइड कर पाएंगे। कमाल की बात यह है कि जैसे जैसे वो बड़ी होती गई, वैसे वैसे कॉस्ट ऑफ एजुकेशन और तेज़ी से बढ़ती चली गई। बट मैंने हार नहीं मानी और मैंने ये ज़रूर रखा कि उस पर्टिकुलर गोल के लिए मैंने अपनी एसआईपी को रिकैलिब्रेट रेगुलरली करा। तो 10,000 से 15,000, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30 एंड 30-35,000 रुपीज़ की एसआईपी जब वो 2-3 साल की हुई, देन इट वाज़ क्लियर कि एटलीस्ट इतनी एसआईपी अगर मैं इसके 18 साल की उम्र तक भी कर चला लूँगा, तो मैं ऐसी एजुकेशन पे प्रोवाइड कर पाऊँगा। एंड एट द सेम टाइम इन्वेस्टिंग इनटू मिड एंड स्मॉल कैप वाज़ कंप्लीटली रूल्ड आउट, बिकॉज़ आप इतना बड़ा झटका लेने के बाद आप हर कदम फूँक-फूँक के चलते हो। तो while going back to investing was naturally there, but taking excessive risk was completely ruled out. And coincidentally, this was the time when mid cap and small cap also started to bounce back. तो अगले 5 से 6 सालों में मिड कैप और स्मॉल कैप ने काफ़ी अच्छा कमबैक किया था और काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया था। And as an investor, I completely missed that rally, but I don't regret, because now I was a much more informed and matured investor. Okay, because उसके बाद जो हुआ, at least I was able to avoid it, and मैं literally SIP को अपना साथी बना चुका था। एंड वोलेटिलिटी को अगर हमें मैनेज करना है तो उसको हम SIP को यूज़ करके ही बेहतर तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि ये क्लियर था कि आप हर हफ्ते, हर महीने जो आप एसआईपी कर रहे हो, वो आपको अपने पैसे को अच्छे से एवरेज आउट करने देगी, मार्केट के उतार-चढ़ाव को अच्छे से एवरेज आउट करने में मदद करेगी और आपकी कॉस्ट ऑफ परचेज़ काफ़ी हद तक नीचे आ जाएगी, जिससे आपको आगे आने वाले समय में बेहतर रिटर्न मिल सकता है। सो लाइफ इंश्योरेंस और चिल्ड्रन एजुकेशन, ये 2 गोल एटलीस्ट आपके पास होने से कॉन्फिडेंस में बूस्ट बहुत ज़्यादा आया, क्योंकि ये वो भी दौर था जब कार लोन, होम लोन, क्रेडिट कार्ड्स और बिन बुलाए खर्चे आपकी लाइफ के कांस्टेंट साथी बने रहते हैं। एंड ऑल सेड एंड डन,
बहुत ज़्यादा सेविंग्स शायद नहीं भी हो पाती थी, बट एक मन में सेटिस्फैक्शन ज़रूर था कि एटलीस्ट आई एम ऑन द राइट ट्रैक, आई एम प्रोवाइडिंग वेल फॉर माई फैमिली एंड इन ड्यू कोर्स एटलीस्ट आई विल श्योरली बी एबल टू सी फाइनेंशियल फ्रीडम फॉर माई सेल्फ। और अब तक ये काम करते करते जहन में ये भी बात ज़रूर आती थी कि यार आप सबको एडवाइस करते हो, और अगर आप अपना खुद का ही प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते हो तो आपको दूसरों को एडवाइस करने का क्या हक है। अगर आप अपने लिए इतना पैसा लॉस कर रहे हो तो आप किस मुंह से दूसरों का पैसा सही जगह लगवा सकते हो। एंड विद दीज रियलाइजेशंस इट वाज वेरी क्लियर कि जो बेसिक इन्वेस्टमेंट है, एसेट एलोकेशन, जो बेसिक इन्वेस्टमेंट मंत्रा है, एसेट एलोकेशन, इन्वेस्टिंग इन अ डाइवर्सिफाइड मैनर, सॉल्विंग फॉर योर की गोल्स, इस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। और अपने क्लाइंट्स के साथ भी आपको एथिकली उनको अवेयरनेस में डालना है, उनको चीज़ें बतानी है, एंड उसके बाद अगर वो रिस्क लेने के लिए रेडी हैं तो फिर इट्स देयर कॉल, बट एटलीस्ट बेसिक्स आपको हमेशा कवर करके चलनी है। ओके, येट अगेन 2013 मुझे याद है, सितंबर जब अपने प्रधानमंत्री जी का अनाउंसमेंट हुआ था एज अ प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट, मार्केट्स ने तभी से डिस्काउंट करना शुरू कर दिया था एंड मार्केट स्टार्टेड टू रैली अप फ्रॉम देयर एंड देयर वाज अ वेरी पॉजिटिव यूफोरिया इन द मार्केट। एंड मुझे भी कुछ अपना करना है। तब तक बहुत सारे अगेन फ्रेंड्स, फैमिली और क्लाइंट्स का बहुत सपोर्ट था, उनका बहुत अटूट विश्वास था और सपोर्ट रहा है। और उन्होंने भी बहुत सपोर्ट करा कि ठीक है, अपना करना चाहते हो तो व्हाई नॉट, गो फॉर इट। 2015 में फिर हमने अपनी जर्नी शुरू करी एंड येट अगेन रिस्क मैनेजमेंट को मद्देनज़र रखते हुए हमने कुछ पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो स्टॉक्स और फ्यूचर एंड ऑप्शंस में रखा था। और बिकॉज अगेन ट्रेडिंग इज़ वन ऑफ द पैरामीटर्स, ट्रेडिंग इज़ वन ऑफ द कोर पार्ट ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, हमें लगता था कि हम एक बहुत कैलकुलेटेड और बहुत कंप्लाइड मैनर में इस बिज़नेस को रन करते हैं अंटिल कोविड हैपेंड। बिकॉज 2020 एक ऐसा दौर था जिसमें मार्च 2020 13 या 14 मार्च को पहला सर्किट लगा था और आई थिंक 23 मार्च को दूसरा लोअर सर्किट लगा था मार्केट में। एंड वो बैक टू बैक सर्किट वर सो डिस्ट्रक्टिव एंड एट द सेम टाइम देयर वाज अ कंप्लीट मेहम ऑल अराउंड यू एज वेल। लॉकडाउन लग चुका था, मैनेजिंग your logistics, your other parts of the business were very challenging. एक टाइम था जब लगता था कि you have arrived, आपने इतने पैसे कमा लिए जो लाइफ टाइम में नहीं सोचे थे आप कमाएंगे, एंड सडनली एक कोविड आता है और 10-12 करोड़ रुपए आप कहाँ लूज कर देते हो, आपको हवा ही नहीं लगती है। और ये छोटा मोटा लॉस नहीं है, मतलब ये आपको पूरा 360 डिग्री ला करके वापस वहां पे खड़ा कर रहा है जहां से आपने शुरू करा था। एंड ये आपको सोचने में मजबूर कर देता है कि यार ये कैसे हो गया, ये तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आप इतनी तेजी में इतनी जल्दी वापस वहां पहुंच जाओगे। ओके, बट वहां पे पहुंच के भी एक चीज बहुत लिबरेटिंग थी कि एटलीस्ट जो कोर ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो कोर गोल्स हैं, उनको कभी इन एस्पेक्ट से अफेक्ट नहीं होने दिया, क्योंकि वो हमेशा से एक अलग डायरेक्शन में थे, वो एक अलग प्रोटेक्टेड जोन में थे। और लाइक आई सेड, हिम्मत नहीं हारी और जर्नी को कंटिन्यू रखा। मेरे क्लाइंट्स का बहुत सपोर्ट था कि डिस्पाइट ऑफ ऑल द लॉसेस अराउंड देम, उन्होंने हाथ नहीं खींचा, उन्होंने सपोर्ट रखा, उन्होंने सपोर्ट किया।
और फ्रेंड्स और फैमिली का बहुत सपोर्ट था कि भले ही उन्हें पता नहीं था कि एग्जैक्ट क्या हो रहा है अराउंड अराउंड मी, बट दे वर ऑलवेज देयर टू सपोर्ट एंड दे वर ऑलवेज अराउंड मी। एंड खुद पे विश्वास था कि जब ये एक बार कर सकते हैं तो इसको दोबारा भी खड़ा करा जा सकता है, बट इस बार जो इमारत खड़ी होगी उसकी फाउंडेशन सॉलिड होगी। एंड देयरफॉर एटलीस्ट future and options was completely ruled out of my investing book. Risk management एक अलग सब्जेक्ट है, बट स्पेक्यूलेशन ऑफ एनी ऑर्डर ऑफ एनी मैग्नीट्यूड आई डोंट थिंक सो कि हमने किसी भी एंगल से रिस्क मैनेजमेंट को कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ करा था। हमने अपने मॉडल्स को इतना टेस्ट करा था कि वी ऑलवेज थॉट कि अगर सिंगल डे मार्केट करेक्शन होने के बावजूद वी विल बी एबल टू मैनेज। हम कभी भी मार्जिन एक्सपोजर में 12-15% के ऊपर गए ही नहीं। येट अगेन 2 बैक टू बैक सर्किट एंड यूर आउट ऑफ द गेम। और लेवरेज का गेम वो है कि आपके पास अनलिमिटेड पैसा होना चाहिए सपोर्ट करने के लिए। शायद वो 2 सर्किट ना लगे होते और हमारे ट्रेड्स अनवाइंड नहीं हुए होते, क्योंकि सिस्टम आपके ट्रेड्स अपने आप उड़ा देगा। कोई आपसे पूछेगा नहीं कि आप मार्जिन कब फंड कर रहे हो, इट विल स्क्वायर ऑफ, और वंस यू आर स्क्वायर ऑफ यू आर आउट ऑफ द रेस कंप्लीटली। बट आई वुड से luck was on our side. We are grateful to have such amazing clients. We are grateful to all such amazing people around us in the industry. But life moves on. But मैं यहाँ पर अपने दोस्तों को ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि एक सॉलिड फाइनेंशियल जर्नी को बिल्ड करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने कोर ऑब्जेक्टिव्स को कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। एसेट एलोकेशन को एक मंत्रा बना करके चलें। डाइवर्सिफिकेशन इज़ योर फ्रेंड एंड देयर इज़ नथिंग कॉल्ड क्विक मनी। शॉर्ट टर्म में आप खुश हो सकते हैं, और जितना ज़्यादा आप खुश होंगे उतनी तेज़ी से उतना ज़्यादा आप निराशा की तरफ भी जा सकते हैं। तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने कोर ऑब्जेक्टिव्स पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें। आई थिंक ये 2007-8 की एक्वायर्ड विजडम, चाहे वो इनहेरेंटली कमिंग फ्रॉम अ स्मॉल जॉइंट फैमिली सिस्टम, हमें ये था कि जो अपना कोर है उसको हमें हमेशा प्रोटेक्ट करके चलना है। बाकी जो एडिशनल ऊपर की हमारी क्रीम है उस पे हमने खेला। देयर इज़ नो रिग्रेट एंड गॉड हैज़ बीन काइंड एंड द जर्नी कंटिन्यूज, completely driven by educating people, helping them understand the nuances of investing in order to solve their long-term objectives.